हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे बच्चों। वेलकम बैक बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, MBBS MD एम्स भोपाल। बच्चों आज मैं आप लोगों को जूलॉजी का एक पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब होता क्या है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसका मतलब पता होना चाहिए। चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। अगर चैप्टर का मतलब पता चल जाए तो हमको चैप्टर पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? नॉर्मली बॉडी को फ्लूइड का मतलब बोल लेते हैं ब्लड, और सर्कुलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर सर्कुलेट कर रही है। कौन सर्कुलेट करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में दे देता हूँ नॉर्मली सा। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेशन पढ़ने से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम्स होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम्स होता है जो सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड हार्मोन्स को बॉडी के वेरियस पार्ट में, और फिर वहाँ से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देता है। यही होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सीधी सी सिंपल सी भाषा में जाने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ऐसा सिस्टम्स जो सर्कुलेट करे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और गैसेस को बॉडी के वेरियस पार्ट में, बॉडी के जितने भी वेरियस पार्ट है उसमें सर्कुलेट करे, वो उसके बाद बॉडी सेल से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दे। इसी को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एंजियोलॉजी के बारे में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एंजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। एंजियोलॉजी होती क्या है? ठीक है, सब बच्चों को एंजियोलॉजी वर्ड्स बोला है तो आप लोगों के दिमाग में एक ऐसा टर्म चलता होगा कि एंजियोलॉजी सर बोले तो एंजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एंजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम स्टडी कर रहे हैं। और सर्कुलेशन में हम नॉर्मली किस चीज की स्टडी करते हैं? हम ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, अब हमको पता चल गया एंजियोलॉजी का मतलब क्या है। ब्लड वेसल्स की स्टडी को हम एंजियोलॉजी टर्म बोल दिया। अब इसके फादर क्या है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको बोलते हैं? जैसे हमको पता है फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु होते हैं, तो फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको बोलते हैं? जो फादर ऑफ एंजियोलॉजी है उनका नाम है विलियम हार्वे। फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, जिससे हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों का ब्रेन सेट हो गया कि इसके जो चीजें आगे पढ़ना कैसे पढ़ने हैं। ठीक है ना, जो आगे चीजें, जो टफ चीजें हैं उनको समझना है, इसलिए हमने पहले से थोड़ा बेस क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में सबसे पहले बात हमारे ब्रेन में आती है। क्या चीज आती है हमारे ब्रेन में? ब्लड की चीज आती है। बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? नॉर्मली ब्लड क्या होता है? सबसे पहले पढ़ते हैं हम बॉडी फ्लूइड में ब्लड। ब्लड क्या होता है बच्चों? ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड ब्लड। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड मैट्रिक्स।
फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में। फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या होता है, दो चीजें आ जाती हैं। पहला तो क्या आ जाते हैं, फॉर्म एलिमेंट, लाइक फॉर्म्ड एलिमेंट, और दूसरी चीज क्या आ जाती है, प्लाज्मा। दूसरी चीज क्या आ जाती है, प्लाज्मा। पहली चीज क्या आ जाती है, फॉर्म एलिमेंट, दूसरी चीज क्या आ जाती है, प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड मैट्रिक्स लाइक फॉर्म एलिमेंट एंड प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड ब्लड। अब हम इसमें बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा यानी कि ये समझ लो एक पूरा ब्लड है, ठीक है, उसमें फॉर्म एलिमेंट भी है, सब कुछ उसमें, प्रोटीन है, सब कुछ है उसमें से। वो क्या मतलब एक नॉर्मल सी ब्लड है, ठीक है। एक अगर हम एक बीकर में, मान लो अगर एक बीकर है, ऊपर से उसको हम चल्ली रख दे, अगर हम उस ब्लड को अगर हम उसको छाने, उसमें से जो फ्लोटिंग बॉडी होती है, जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं, वो उस छल्ली में आ जाओ, जो नीचे जो बीकर के जो नीचे जो सॉल्यूशन आ जाता है, वो क्या हो जाता है, प्लाज्मा। उसी को क्या बोल देते हैं हम, प्लाज्मा। फॉर्म एलिमेंट को अलग रख दे, फॉर्म एलिमेंट को हम अलग रख दें, और जो बचा जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर, प्लाज्मा। और सबसे पहला प्लाज्मा की खासियत होती है, बात करते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा मतलब कि यानी कि अगर हम फॉर्म एलिमेंट, अगर जितने भी हमारी जो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, जिसको हम फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं, जो पूरा सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा में अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उससे पहले हम एक चीज पहले पढ़ लें ब्लड में, प्लाज्मा से पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा और ब्लड में पढ़ लें। ब्लड में जो ब्लड होता है बच्चों, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन का जो ब्लड होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो एडल्ट पर्सन होता है, उनमें जो नॉर्मल जो ब्लड होता है 5 लीटर सर्कुलेट करता है ब्लड होल बॉडी में। कितना? 5 लीटर सर्कुलेट इन ब्लड इन होल बॉडी इन एडल्ट ह्यूमन। 5 लीटर ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। और जो ब्लड होता है, ब्लड का कितना होता है, 5 लीटर सर्कुलेट्स इन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, सर्कुलेट इन ह्यूमन बॉडी। अब हम बात करते हैं, ये तो पहला हो गया ब्लड का। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, स्लाइटली, इसका जो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है। ब्लड क्या होता है, इसका स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है। कितना होता है बच्चों, 7.4, 7.4 होता है इसका। जो ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 कितना होता है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है। कितना होता है, 7.4। ठीक है, अब हमको इतना पता चल गया। अब हम चलते हैं प्लाज्मा के ऊपर, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों को पता होता है प्लाज्मा क्या है, स्ट्रे कलर होता है, विस्कस फ्लूइड बोलते हैं इसको। क्या होता है, स्ट्रे कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड। इसमें क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है, उसमें 6 से 7% प्रोटीन्स होती हैं, जो मेजर प्रोटीन्स होती हैं। क्या होता है बच्चों, 90 से 92% वाटर होता है, वो बंद करना, और 6 से 7% प्रोटीन होती हैं। 6 से 7% प्रोटीन, ये कौन सी प्रोटीन होती है, मेजर प्रोटीन होती हैं, मेजर प्रोटीन होती हैं। 6 से 7% क्या होती हैं, मेजर प्रोटीन होती हैं, और 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है प्लाज्मा में, ठीक है। और प्लाज्मा की खासियत ये होती है, जो जितनी भी फ्लोटिंग बॉडीज होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और जो भी सॉल्यूशन बचता है, जो जितना भी सॉल्यूशन बचता है उसी को क्या बोल देते हैं हम, प्लाज्मा। ये सब दो चीजें हो गई हैं,
90 से 92% वाटर एंड 6 से 7% होते हैं प्रोटीन। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा होता है आधा तो इसमें वाटर का ही पूरा रोल होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। 6 से 7% जो प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद एनसीईआरटी में ना हो, थोड़ा आउट ऑफ होता है, क्योंकि नीट के जो सिलेबस होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है, थोड़ा आउट ऑफ ही आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से एनसीईआरटी से बहुत कम ही आता है, थोड़ा आउट ऑफ ही आता है एनसीईआरटी के, इसलिए मैं थोड़ा आपको आउट ऑफ ही बताऊंगा इसमें से। ठीक है, जो 6 से 7% जो प्रोटीन होती हैं, छह से 7% जो प्रोटीन होती है कौन कौन सी होती हैं। पहली कौन सी होती है, एल्बुमिन्स। दूसरी कौन सी होती है, फाइब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, फाइब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तीसरा कौन सी है, ग्लोबुलिन्स। पहले कौन सी है, एल्बुमिन्स। दूसरा कौन सी है, फाइब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा कौन सी है, ग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब हम इन सब चीजों का जो मेजर प्रोटीन होती है, इन सब जो मेजर प्रोटीन्स की क्या होते हैं, हम इसके फंक्शन जानेंगे और ये कहाँ से सिंथेसिस होती हैं ये भी जानेंगे। जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, माइंड अप होता है क्वेश्चनों से। ठीक है ना, वही मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। बेटा जो एल्बुमिन्स होती है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट जो प्रोटीन होती है एल्बुमिन्स होती है, वो ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है। पहले इसका फंक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है। ठीक है, फंक्शन क्या है, सबसे पहले क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है। दूसरा इसका जो फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको क्या करती है, इसको मेंटेन करते हैं हमारे ब्लड में, एल्बुमिन्स। ठीक है, और ये जो सिंथेसिस होती है, जो एल्बुमिन्स जो प्रोटीन होती है वो सिंथेसिस होती है हेपेटोसाइट सेल से, यानी कि जो लीवर सेल्स होती हैं वहां से क्या होती है, सिंथेसिस होती है। लीवर सेल से क्या होती है, सिंथेसिस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स। हेपेटो का मतलब होता है लीवर। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, अगर हेपेटो वर्ड आ रहा है समझ लेना लीवर की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, ये जो एल्बुमिन्स जो प्रोटीन होती हैं वो लीवर सेल से क्या होती है, सिंथेसिस होती है, यानी कि इसको हेपेटोसाइट सेल भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, अगर लीवर सेल्स भी आ गया, या दूसरा नाम क्वेश्चन में दे दिया हेपेटोसाइट सेल, इसलिए तो घबराना मत, दोनों को एक ही बोलते हैं। ठीक है, हेपेटो को ही लीवर बोलते हैं। ठीक है, जो हेपेटोसाइट सेल होती है वो लीवर के अंदर होती हैं, वहीं क्या होती हैं, सिंथेसिस करती हैं इसको, प्रोटीन्स को सबसे पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, कॉमन अप होती हैं, बोथ दोनों ये कॉमन अप होती हैं, फाइब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। इसका जो पहला फंक्शन होते हैं, ये होती है लार्ज होती है, लार्जेस्ट प्रोटीन होती है, लार्जेस्ट प्रोटीन होती है। इन तीनों में सबसे बड़ी यही प्रोटीन होती है, फाइब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है इसका ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। और ये जो सिंथेसिस होती है, ये भी सिंथेसिस कहां से होती है, लीवर सेल। ये भी जो सिंथेसिस होती है वो होती है लीवर सेल्स के थ्रू ये सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब हमको दो चीजें पता चल गई हैं, दोनों प्रोटीन क्या हो रही हैं, लीवर सेल्स के थ्रू सिंथेसिस हो रही है। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है, तीसरी लास्ट प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो ग्लोबुलिन्स क्या होती है, डिवाइड होती है 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये जो ग्लोबुलिन्स होती हैं डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में, अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा क्या होता है, गामा। सबसे पहले जो अल्फा और जो बीटा होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, बाइंड अप होती हैं। ये क्या करती हैं, फूड को बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। अल्फा और जो बीटा होती हैं
जो अल्फा बीटा होती हैं क्या करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। पहले क्या करती हैं, बाइंड अप करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ठीक है, इसमें से जो मेजर जो इसमें से जो एक मेजर एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें क्या होती है, जो अल्फा और जो बीटा प्रोटीन होती है, ये सिंथेसिस होती हैं लीवर सेल से, और जो गामा प्रोटीन्स होती हैं, जो गामा प्रोटीन्स होती है सिंथेसिस कहां पे होती है, प्लाज्मा सेल से, प्लाज्मा सेल से। ठीक है, अल्फा बीटा होती है लीवर सेल से, और जो गामा प्रोटीन होती है वो कहां से होती हैं, प्लाज्मा सेल से सिंथेसिस होती हैं। ठीक है, अब जो अल्फा और बीटा का तुमको फंक्शन पता चल गया, अल्फा बीटा का फंक्शन क्या होता है, अल्फा बीटा होती है क्या करती हैं, फूड को बाइंड अप करती हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन ये जो गामा प्रोटीन होते हैं, गामा 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 को क्या बोलेंगे हम, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। जो गामा प्रोटीन होती हैं वो क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, नॉर्मली हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। ठीक है, जो ग्लोबुलिन्स के अंदर जो गामा प्रोटीन होती है वो करती है डिफेंस मैकेनिज्म का काम। ठीक है, जो ग्लोबुलिन्स डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, लेकिन इसमें जो मेजर जो होती है, जो मेजर रोल फंक्शन प्रोवाइड करती है, कौन सी करती है, गामा प्रोटीन। एक इसका काम क्या होता है, ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, मतलब कि एंटीबॉडीज का काम करती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स, वो जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जो 12th में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, आदि पूरी इस पे ही बेस है, इम्यूनोग्लोबिन्स पूरी आदि इस पे ही बेस है, पूरे एंटीबॉडीज पे बेस है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा यही पोर्शन कंट्रोल करता है, इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, अब हम इम्यूनोग्लोबिन्स है तो हमको पता चल, अब हमको पता तो होगा ना इम्यूनोग्लोबिन्स कितनी होते हैं, कौन कौन से होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। ये हमारे जो हमारी 5 इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, या फिर हम इनको बोल भी सकते हैं एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई। ये ऑर्डर है क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम का ऑर्डर होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ मिनिमम पे खत्म हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, अब हमको पता भी चल गया कि मतलब वही ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन्स होती है, जो ग्लोबुलिन्स कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। गामा का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एंटीबॉडीज की तरह काम करती है। और दूसरी कौन सी है, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और ये लीवर सेल से सिंथेसिस होती है। और पहली कौन सी होती है, एल्बुमिन्स होती है, ये भी लीवर सेल से सिंथेसिस होती है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन्स होती है, ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब हमको इतना पता तो चल गया है ना। ठीक है, अब हमको इतना पता चल गया कि मतलब कि थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया है ब्लड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। तो जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो क्लॉट्स करते हैं, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जितने भी हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जो 2 तो मैंने अभी बताए थे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन। तो कोई भी फैक्टर हो, क्लॉटिंग फैक्टर, उसको अगर हमको इनएक्टिव फॉर्म में देखना है ना कि ये फैक्टर इनएक्टिव है कि नहीं है, हम कैसे पता करें ये फैक्टर इनएक्टिव है कि नहीं, तो समझ जाना कि लास्ट में जैन लगा होगा और स्टार्टिंग में प्रो लगा होगा। ठीक है, जैसे ये 2 मैंने बताए थे ना, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। पहले में लास्ट में क्या जैन है, स्टार्ट में क्या है प्रो। ये सारे जितने भी एक मतलब कि ये जो फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्या है, इनएक्टिव है। जो इनएक्टिव फैक्टर होते हैं
वो किस फैमिली में चले जाते हैं, जाइमोजन फैमिली में चले जाते हैं। ठीक है, वो कौन सी फैमिली में चले जाते हैं, जाइमोजन फैमिली में चले जाते हैं। जितने भी इनएक्टिव फैक्टर होते हैं, इनएक्टिव फैक्टर बोल दो या इनएक्टिव एंजाइम बोल दो, जितनी भी जो इनएक्टिव चीज़ें होती हैं वो सारे कहाँ पे चले जाते हैं, जाइमोजन फैमिली में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरम। ठीक है, प्लाज्मा तो हो गया, अब हम बात करते हैं सीरम। सीरम क्या होता है? ठीक है, प्लाज्मा तो सबने बता दिया है, प्लाज्मा जो फ्लोटिंग बॉडीज को अगर रिमूव कर दो तो वो प्लाज्मा हो जाता है। सीरम क्या होता है? सीरम एक ऐसी चीज होती है, मतलब कि जितने भी हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था बीकर और छन्नी वाला, अगर वो प्लाज्मा को छानो, ठीक है, और जो छल्ली में जो क्लॉटिंग फैक्टर बचे रहते हैं उनको अगर अलग रख दो, जो नीचे का जो सॉल्यूशन बचता है उसको क्या बोलेंगे हम, सीरम। रिमूव इन क्लॉटिंग फैक्टर, रिमूव इन क्लॉटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बचता है, पूरा सीरम। सीरम बचता है वो पूरा। ठीक है, सीरम के बारे में इतना नहीं है, कुछ जानना ही नहीं पड़ना है, एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है तो 4 या 5% एनसीईआरटी से बाहर ही आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा, हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं? फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं? जो फॉर्म एलिमेंट होता है, जो हमारे ब्लड में जो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं उनको क्या बोल लेते हैं, फॉर्म एलिमेंट। जो हमारे फॉर्म एलिमेंट जो हमारे ब्लड में जो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं वो कितनी होती हैं, 45% होते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्लाज्मा बचता है वो कितना बचता है, प्लाज्मा वो बचता है 55%। ठीक है, 55% प्लाज्मा बचता है ब्लड में, और जो होता है कितना बचता है 45%, वो कितना होता है, जो हमारी फ्लोटिंग बॉडीज होती है, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट में सबसे पहले चीज आती है एराइथ्रोसाइट। एराइथ्रोसाइट्स को हम नॉर्मली बोल देते हैं आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। इसका ही हम नॉर्मली ये क्या है, एराइथ्रोसाइट्स। पहली फॉर्म एलिमेंट क्या है, एराइथ्रोसाइट्स में यानी कि जो बोल लेते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं एराइथ्रोसाइट्स के बारे में। सबसे पहले एराइथ्रोसाइट्स के बारे में हमको पता होगा, एराइथ्रोसाइट्स में यानी कि आरबीसी, सबसे पहले आरबीसी होते हैं। आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड न्यूक्लियस होता है, मतलब कि नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ पे इसको ई न्यूक्लिएट भी बोल सकते हैं आरबीसी को। ठीक है ना, और लैक सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें आरबीसी में। ठीक है, जो एक जो नॉर्मल पर्सन के जो आरबीसी होती हैं वो कितनी होती हैं, 5 to 5.5 मिलियन पर MMQ, इतना होता है। 5 से 5.5 मिलियन होती हैं आरबीसी एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन को। जो ब्लड में जो आरबीसी होती है कितनी होती है, 5.5 to 5.5 मिलियन पर MMQ, इतनी होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिवाइड न्यूक्लियस होता है, यानी कि ई न्यूक्लिएटेड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, और इसमें जो लैक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसमें जो आरबीसी होती है 5 to 5.5 मिलियन पर MMQ होती हैं। ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया आरबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं जो, और इसमें एराइथ्रोसाइट में जो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है उसको क्या बोल रहे हैं हम, हीमोग्लोबिन। जो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं,
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के नाम से ही उसका पता चला है। हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब होता है आयरन और प्लस ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। प्रोटीन मैंने अभी क्या बोला था, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, उसी को क्या बोले थे हम, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन बोल देते हैं हम, ठीक है ना। अब हमको पता चल गया, ठीक है। जो आरबीसी, अब हम तीसरी बात करते हैं, इसका शेप क्या होगा आरबीसी का। पहला तो हमने इसको न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियस कैसा होता है, डिवाइड न्यूक्लियस होता है। दूसरे आरबीसी कितनी होती हैं, 5 से 5.5 मिलियन पर MMQ होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, इसमें जो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। अब हम इसमें चौथी चीज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम चौथी चीज पढ़ेंगे इसके बारे में, 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर हम बात करते हैं मैन या वोमेन, वैसे अगर हम बात करें, मैन में ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है कंपैरिजन टू वोमेन में। अब मतलब कि अब सब लोग सोच रहे होंगे सर, मतलब कि मैन और वोमेन दोनों में ब्लड पाया जाता है, कंटेंट भी मतलब कि थोड़ा लगभग 1% का डिफरेंट है, लेकिन इतना हीमोग्लोबिन कम कैसे होता है, मैन में ज़्यादा होता है वोमेन्स में कम होता है। इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका पांचवें पॉइंट की, ये हीमोग्लोबिन हो गया। अब हम बात करते हैं, होगा थोड़ा मैम टाइम लगेगा, अभी तो आरबीसी चलाई थी, आरबीसी भी आया था। मनीष सर का, अच्छा ओके ओके। क्या टॉपिक मतलब समझा नहीं, अच्छा बोर्ड पे, हाँ ओके ओके, ठीक है। इसमें हम जो पांचवा पॉइंट है, इसमें जो पांचवा पॉइंट क्या है, पहला चौथा तो हीमोग्लोबिन हो गया था, जो मतलब कि अब हम पांचवा पॉइंट पढ़ रहे हैं, 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब हम बात करते हैं मैन की बात करते हैं, फिर कब बात करते हैं वोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले मैन की बात करते हैं, जो 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है मैन में, वो कितना होता है, 14 से 16 ग्राम। और वोमेन में कितना होता है, 12 से 14 ग्राम। इतना डिफरेंस क्यों है, इसमें 14 से 16 ग्राम है, 12 से 16 ग्राम है, 12 से 14 ग्राम है, इसमें वोमेन्स में इतना डिफरेंस क्यों है। इसमें इसलिए इतना डिफरेंस होता है क्योंकि वोमेन्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन भी ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वोमेन्स में कम होता है हीमोग्लोबिन कंपेरिजन टू मैन में क्यों, रीजन क्या बताया था, मेंस्ट्रुएशन। जब वोमेन्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसमें जब ब्लड लॉस होता है उसके साथ क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन लॉस हो जाता है उसी, ठीक है। इसलिए उसमें वोमेन्स में कम होता है कंपेरिजन टू मेंस में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं छठवें पॉइंट की। अब हम बात करते हैं छठवें पॉइंट की। छठवां पॉइंट क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आरबीसी क्या होता है। अब हम बात करते हैं दो केसेस में, एरिथ्रोसाइट्स में दो केसेस होते हैं, ठीक है। पहला तो इसका शेप आरबीसी का जो शेप है कैसा होता है, एनसीईआरटी में लिखा है बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। लेकिन जो हम जो नॉर्मली पढ़ाते हैं वो क्या होता है, पहले तो बाइकॉनकेव शेप होता है और सर्कुलर भी होता है, ठीक है।
और इसमें सर्कुलर भी होता है। लेकिन इसमें कैमल और लामा में, कैमल और लामा में जो आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल, ओवल शेप, यानी कि ऐसा ओवल शेप होता है। कैमल और लामा में आरबीसी का शेप कैसा होता है, ओवल होता है, यानी कि ऐसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो केस हो गया। अब हम बात करते हैं, दो केसेस आते हैं एराइथ्रोसाइट्स में। एराइथ्रोसाइट्स में अगर दो केसेस आते हैं, पहला तो क्या होता है एराइथ्रोसाइट्स में, पहला केस होता है पॉलीथर्मिया, पॉलीसाइथर्मिया, पहला केस। दूसरा केस क्या है, एराइथ्रोसाइटोपेनिया। पॉलीसाइथर्मिया, इसका मतलब, इस टर्म का मतलब क्या होता है, पॉलीसाइथर्मिया, पॉलीसाइथर्मिया। एराइथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एराइथ्रोसाइट्स में दो केसेस आते हैं, पॉलीसाइथर्मिया और एराइथ्रोसाइटोपेनिया। पॉलीसाइथर्मिया का मतलब होता है जब ब्लड में आरबीसी का कंटेंट बढ़ जाए, आरबीसी, द इंक्रीज इन आरबीसी कंटेंट ब्लड, टर्म इज पॉलीसाइथर्मिया। पॉलीसाइथर्मिया यूज तब होता है जब आरबीसी इंक्रीज हो जाए नंबर में, तब हम पॉलीसाइथर्मिया यूज करते हैं। जब आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाए तब हम कौन सा यूज करते हैं, एराइथ्रोसाइटोपेनिया। दो केस होते हैं, पॉलीसाइथर्मिया और एराइथ्रोसाइटोपेनिया। पहला केस में क्या होता है, आरबीसी के नंबर बढ़ रहे होते हैं, दूसरे केस में क्या होता है, आरबीसी के नंबर कम हो रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, अगर मान लो, अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन है, अगर मान लो बोल दिया आरबीसी के काउंट, मान लो आरबीसी क्या हो गई, ब्लड में कम हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीसी अगर ब्लड में कम हो गई तो पहला आरबीसी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, मेनली कौन सी, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आरबीसी का अगर काउंट ब्लड में कम हो जाए, ठीक है, आरबीसी का अगर काम ब्लड में कम हो जाए तो समझ लो क्या, गैसेस जो ट्रांसपोर्टिंग, जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वहां पे जब गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है जब वो कम हो जाएगा तो सेल काम करना क्या हो जाएंगी, बंद करना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि डेड होने लगेंगी, धीरे 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 मरने लगेंगी अगर आरबीसी का मतलब कि काउंट कम हो गया। ठीक है, इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी ने एक मतलब कि एक हार्मोन्स को बनाया है हमारी ह्यूमन बॉडी ने। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी अगर कोई भी चीज़ रेगुलेट करती है तो वो एक मेडअप चीज़ बना लेती है पहले से ही, एक्स्ट्रा वेपन बना लेती है अगेंस्ट काम करने के लिए। इसलिए जब अगर आरबीसी का अगर काउंट कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे सेल काम करना भी बंद कर देंगी। इसलिए जब आरबीसी का काउंट कम होता है तब किडनी से किडनी सेल रिलीज करती हैं एक हार्मोन्स को, जिसका नाम क्या होता है, एराइथ्रोपोइटिन। एराइथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होता है वो डायरेक्ट टारगेट करता है किसको, लॉन्ग बोन को। और जितनी भी लॉन्ग बोन होती है उनमें क्या पाया जाता है, बोन मैरो। जितनी भी लॉन्ग बोन होती है उनमें क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, जब एराइथ्रोपोइटिन टारगेट करता है लॉन्ग बोन को, तो लॉन्ग बोन क्या करते हैं, जो लॉन्ग बोन को टारगेट करता है तो सीधा बोन मैरो को टारगेट कर रहा है। बोन मैरो क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है बोन मैरो। ठीक है, इसलिए जो हमारे ब्लड में आरबीसी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। फिर से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट है वो भी सही से होने लगता है और सेल भी सही से वर्क करने लगते हैं। कौन सा हार्मोन्स होता है, एराइथ्रोपोइटिन। कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। कब निकलता है, जब आरबीसी का काउंट ब्लड में कम हो जाता है तब निकलता है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन। लाइफ स्पैन जो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज होती है, और जो 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ये कहाँ पे पहुँचती हैं, स्प्लीन में। डिस्ट्रॉय होकर कहाँ पे पहुँचती हैं, स्प्लीन में। और ये हमारी स्प्लीन कहाँ पे पाई जाती है, पैनक्रियाज के टेल रीजन में पाई जाती है हमारी स्प्लीन। पैनक्रियाज के जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हम टेल रीजन बोलते हैं, वहाँ पे स्प्लीन पाई जाती है। ये यहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्लीन पाई जाती है। क्या पैनक्रियाज हो गई, ये क्या हो जाए, यहाँ पे स्प्लीन पाई जाती है।
यहाँ पे क्या होती हैं, जो आरबीसी जो 120 डेज के बाद जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं स्प्लीन में। जब यहाँ पे आ जाती है तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब हम ये बोले थे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब तो हमारे पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं एराइथ्रोपाइसिस। एराइथ्रोपाइसिस का मतलब क्या होता है? एराइथ्रोपाइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड एराइथ्रोपाइसिस। ठीक है, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, उस टर्म को क्या बोल देते हैं हम, एराइथ्रोपाइसिस।